नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। वक्त 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का हो चला है। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की करते हैं, जहां पर श्रीकाकुलम के सुन्नापल्ली से हर में एक रहस्यमय गोल्डन रंग का रथ बहकर आया है। समुद्र में रहस्यमय गोल्डन रथ का आने का कारण तूफान असनी का बताया जा रहा है। चक्रवाती तूफान असानी को लेकर आंध्र प्रदेश ओडिशा के तटवर्ती जिलों में बेहद चौकसी बरती जा रही है। इसी बीच आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के सुन्नापल्ली सी हार्बर पर मंगलवार को समुद्र की लहरों पर सवार होकर एक रहस्यमय रथ आता दिखाई दिया, जिसे तट पर खड़े लोग रस्सी से बांधकर उसे किनारे तक ले आए। मठ की आकृति एवं पीले रंग की आकृति वाला ये रथ काफी खूबसूरत है। समुद्र की लहरों के साथ बहते हुए रथ को देखकर लोग हैरान हुए और फिर इसे किनारे लाकर इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को और प्रशासन को दी गई। सोने के रंग जैसा ये रथ कहां से आया, इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर नोबदा का ये कहना था कि ये रथ किसी दूसरे देश से बहकर आया होगा, इसलिए हमने इसकी सूचना खुफिया विभाग और उच्च अधिकारियों को दे दी है। अब सवाल ये है कि रहस्यमय तरीके से जो ये रथ आया है, इसके पीछे की जानकारी आखिर है क्या। तो वाकई ये हैरान करने वाला मामला है जिस तरीके से ये रथ बहकर आया है। अब वाकई देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या खुलासे होते हैं। वहीं राष्ट्रपति राजपक्षे ने हिंसा भड़कने के बाद पहली प्रतिक्रिया में कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो शांत रहें और हिंसा को रोकें, चाहे उनका राजनीतिक जुड़ाव कोई भी क्यों ना हो। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने लोगों से साथ ही नागरिकों के खिलाफ हिंसा और बदले की कार्रवाई बंद करने का आग्रह किया और राष्ट्र के सामने आने वाले राजनीतिक और आर्थिक संकट को दूर करने का संकल्प व्यक्त किया। इससे पहले राष्ट्रपति के बड़े भाई और पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को नौसेना के अड्डे पर भेज दिया गया। उनके समर्थकों पर एक के बाद एक हो रहे हमलों के बाद उनकी सुरक्षा के मद्देनजर एक कदम उठाया गया। देश में हिंसा में कम से कम 8 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। कोलंबो और देश के अन्य हिस्सों में करीब 250 लोग हिंसा में घायल हुए। सबसे खराब आर्थिक संकट पर लोगों के बढ़ते गुस्से के बीच सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के पैतृक घर को भीड़ ने जलाए जाने के बाद पूरे द्वीपीय राष्ट्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। हालांकि महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन बावजूद इसके सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए और राष्ट्रपति गोटाबाया का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। तो श्रीलंका में स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं वो वाकई डरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हिंसा की खबरें निकलकर सामने आ रही वो चिंता का विषय है। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई मुद्दों पर खुलकर राय दी। उन्होंने पंडित सुखराम को भी याद किया, उनके योगदान को याद करते हुए क्या कुछ कहा रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं। जयराम ठाकुर ने पंडित सुखराम के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम लंबे समय से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। हिमाचल के लिए उनका टेलीकम्युनिकेशन में बेहतर योगदान रहा। टेलीफोन के नेटवर्क को वहां पर पहुंचाने के लिए बड़ा एक देन उनका रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे लगाने को लेकर एक बड़ी जानकारी दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद बताया कि इस मामले में एक गिरफ्तारी हो चुकी है। जयराम ठाकुर ने पन्नू को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। विधानसभा में खालिस्तान के झंडे लगा करके वहाँ पर वो वॉल पे लिख करके उस तरह से प्रयत्न किया था, और मैं आपके साथ पहली बार ये शेयर कर रहा हूँ। 2 लोग थे, उनमें से आज ही 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले एक को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि हाल ही में धर्मशाला विधानसभा के बाहर खालिस्तानी झंडे को लेकर राजनीति भी चरम पर है। बताया जा रहा है कि आरोपी को पंजाब के मोरिंडा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। अब एक गिरफ्तारी हुई है, पुलिस अलर्ट पर है। दूसरी गिरफ्तारी कब होती है ये देखने वाली बात होगी। वहीं हरियाणा सरकार हर साल जीएसटी से होने वाले रेवेन्यू में हजारों करोड़ रुपए कलेक्ट करती है, लेकिन अब सरकार जीएसटी से होने वाले रेवेन्यू को बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिसके लिए जीएसटी चोरी करने वालों यानी कि जीएसटी ना भरने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरत है। लिहाजा प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने जीएसटी सेमिनार में भाग लेकर कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा की है। गुरुग्राम के मानेसर में जीएसटी सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ हरियाणा के अधिकारी शामिल हुए। सेमिनार में जीएसटी में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर से लेकर रेवेन्यू को बढ़ाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जीएसटी न भरने वालों के लिए सख्त निर्देश दिए। 3 दिन के सेमिनार के तहत 4 अलग
बैचेज में हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन करने का काम भी करेंगे। उसके साथ अब हम जितनी और कंट्रीज़ एक्साइज जीएसटी को अडॉप्ट कर चुकी है, वैट को ड्रॉप कर चुकी है, उनको भी अब लिख कर देंगे कि उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार जीएसटी के रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए गंभीर है। लिहाजा दुष्यंत चौटाला ने इस सेमिनार में कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा की जिसमें कि जीएसटी के रेवेन्यू को बढ़ाने पर चर्चा हुई। बता दें कि साल 2022 में हरियाणा सरकार का लक्ष्य प्रदेश भर से 44,000 करोड़ रुपए कलेक्ट करना है। ऐसे में देखना यही होगा कि जीएसटी चोरी करने वालों एवं अधिकारियों की सतर्कता से क्या ये टारगेट पूरा किया जाएगा। हरियाणा सरकार लगातार इस दिशा में प्रयासरत है कि कैसे जीएसटी के रेवेन्यू को और ज्यादा बढ़ाया जाए। वहीं फरीदाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर कटाक्ष किया, साथ ही कई मुद्दों पर खुलकर बात की। आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर फरीदाबाद पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बीजेपी छोड़कर शामिल होने वाले कई कार्यकर्ताओं को आम आदमी पार्टी में विधिवत रूप से शामिल करवाया। साथ ही उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि आज प्रदेश के कोने कोने से हजारों लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। फरीदाबाद में हमारे कुछ नए साथियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। भाई भोजदार जी, रविंदर जी और तमाम उनके साथी सुग्रीव जी, सैकड़ों की संख्या में ये साथी आज अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर के आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सबको साथ लेकर के इस देश में एक वैकल्पिक व्यवस्था देने का संकल्प लिया है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर कटाक्ष किया। कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भविष्य पूरा देश देख रहा है और कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद अशोक तंवर लगातार हमलावर हैं और सरकार साथ ही कांग्रेस पार्टी दोनों पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं 2 दिन पहले ही अंबाला में अटल कैंसर केयर का उद्घाटन हुआ और अब यहां मरीजों का तांता देखने को मिल रहा है। अंबाला छावनी में 2 दिन पहले ही 72 करोड़ की लागत से अटल कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ था। इस कैंसर केयर सेंटर को खोले मात्र 2 दिन भी नहीं हुए और यहाँ की ओपीडी में कैंसर मरीजों का तांता लग गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य मंत्री बनते ही पहली कदम से अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल का जीर्णोद्धार किया था। विज के ड्रीम प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ये भी था कि नागरिक अस्पताल में प्रदेश का सबसे बेहतरीन कैंसर केयर सेंटर खोला जाए। अनिल विज का सपना पूरा हुआ और 70 करोड़ की लागत से अटल कैंसर केयर केंद्र खोला गया है। अंबाला छावनी के इस सेंटर में न केवल हरियाणा बल्कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और आसपास के राज्यों के मरीज भी आ रहे हैं और 5 रुपए का ओपीडी कार्ड बनवा कर यहाँ अपना इलाज करवा पा रहे हैं। कैंसर मरीजों को पहले दिल्ली, चंडीगढ़ या रोहतक, पीजीआई जैसे बड़े शहरों में जाकर महंगा इलाज करवाना पड़ता था। कैंसर मरीजों की देखभाल के लिए उनके साथ आने वाले तीमारदारों के रहने की व्यवस्था के लिए भी सरकार 100 बेड का एक हॉस्टल बनाने की योजना पर काम करना शुरू कर चुकी है। कमलप्रीत संबरवाल, अंबाला, खबरें अभी तक। कैंसर केयर सेंटर जिसका उद्घाटन अभी कुछ दिन में ही हुआ है और अब देखिए वहां पर काफी भीड़ लग रही है। लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, इलाज के लिए वहीं हो पाएगा। वहीं रोहतक पहुंचे हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि स्वरोजगार की तरफ बढ़े और सरकार उस दिशा में मदद करेगी। चुनाव के समय तो भले ही लाखों रोजगार उपलब्ध कराने का दावा नेता करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद फिर राग लापा जाता है कि सबको सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती। इसलिए स्वरोजगार की तरफ बढ़ें और सरकार उसमें मदद करेगी। रोहतक पहुंचे हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल भी यही कहते नजर आए और रोहतक स्थित वीटा प्लांट में लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बने डीप फ्रीजर की आधारशिला रखने के लिए पहुंचे थे। देखो, मैं भी अभी आपसे पहले भी कहा कि कोई भी सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, ये संभव नहीं है। लेकिन हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाहिए, अपने खुद के धंधे करने चाहिए ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष उदयवान को बनाया गया है। इस पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि इससे पहले भी अशोक तंवर और कुमारी सैलजा अनुसूचित जाति से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का संगठन नहीं बना पाए थे। इसी तरह से उदयवान भी कुछ खास नहीं कर पाएंगे। दिनेश कौशिक, रोहतक, खबरें अभी तक। रोजगार के मामले में सरकार लगातार बैकफुट पर नजर आती है और ऐसे में यह बयान सहकारिता मंत्री का वाकई हैरान करने वाला है। वहीं गुरुग्राम के फर्रुख नगर में अवैध कॉलोनियों पर डीटीपीई आरएस बाट ने पीला पंजा चलाया। इनमें 18 एकड़ में बनी 4 कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया।
गुरुग्राम में डीटीपी विभाग इस समय एक्शन मोड में है। सरस्वती कुंज के बाद विभाग का पीला पंजा फरूखनगर की ओर मुड़ता नजर आया। गुरुग्राम के फरूखनगर में अवैध कॉलोनियों पर डीटीपी आरएस भाट ने पीला पंजा चलाया। इनमें 18 एकड़ में बनी 4 कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। 3 प्रॉपर्टी डीलरों के ऑफिस को जेसीबी से तोड़ा गया। इसके अलावा अवैध कॉलोनियों में बने रोड नेटवर्क को भी जेसीबी से साफ किया गया। साथ ही 20 अन्य निर्माणाधीन बिल्डिंगों को भी ढहाया गया। आज हमने जो है फारूक नगर में आज तोड़फोड़ अभियान शुरू किया है, जो कि हो सकता है 2-3 दिन लगातार चालू रहेगा। पिछले 2-3 महीने में लोगों ने काफ़ी इलीगल कॉलोनीज इनिशियल स्टेज पर डेवलप करने की कोशिश की है। अभी हमने सुबह 10:30 बजे कार्रवाई शुरू की थी और ये 3 कॉलोनीज को हमने आज डिमोलिश किया है। तीनों में डीलर के दफ्तरों को तोड़ा गया और रोड नेटवर्क और जो भी लाइन्स इन्होंने बिछाई थी वो तोड़ी गई। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि 50 एकड़ में बनी 8 कॉलोनियों में ये कार्रवाई लगातार जारी है। साथ ही ये साफ कर दिया गया है कि अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। तो डीटीपी का ही लगातार पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है और ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण पर हो रही है। वहीं हिसार पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता ने जहां 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी तो कांग्रेस और सरकार पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता हिसार पहुंचे और आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 29 मई को कुरुक्षेत्र में अब बदलेगा हरियाणा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आएंगे और वो जनता को संबोधित करेंगे। सुशील गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी लगाते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुँचेंगे। 75 साल से मिलकर, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो अकाली दल के लोग हों, चाहे वो लोक दल के लोग हों, इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर सुशील गुप्ता ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय प्रदेश के युवाओं को नशे की तरफ धकेल रही है। साथ ही सुशील गुप्ता ने पंचायत चुनाव पर कहा कि आम आदमी पार्टी अपने पार्टी के सिंबल पर लड़ेगी और जीत भी हासिल करेगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का कोई जनाधार नहीं रहा। नए अध्यक्ष को खुद हाईकमान भी नकार चुकी है। हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रभारी सुशील गुप्ता लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उधर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 25 मई तक 2 लाख लोगों के घर घर जाकर उनसे मुलाकात की जाएगी। हनुमान जयंती पर हुई हिंसक झड़प पर रोहतक पहुंचे हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 8 साल की बीजेपी सरकार में हिंसक घटनाएं घटी हैं, जबकि विपक्षी दल उन पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं सावरकर की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर भी उन्होंने कहा कि जिन जिन भारतीय महापुरुषों का आजादी में योगदान रहा उनको हर साल याद करना चाहिए। हरियाणा बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर 25 मई तक 2 लाख लोगों के घर घर जाकर मुलाकात करेगी। 26 मई को 19 लाख लोगों से मुलाकात की जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री समेत छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी शामिल होगा। कांग्रेसियों का झूठ जो है वो ये सब करा के बाद में वो पीस कमेटी बनाया करते थे, फिर अपनी बात दूसरे ढंग से कहा करते थे। अब लोगों को पता है पत्थर किन के घरों पर रखे हुए थे। पत्थर आप रोहतक में देखो कितने घरों पे पत्थर है, आप जाके चेक करिए। क्या पत्थर ऐसे ही घरों पर चढ़ते हैं? किसी रामनवमी के जुलूस पर, किसी हनुमान जी की यात्रा पर पथराव होता है, क्यों भाई? उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की 10 साल की सरकार रही, ऐसे में हुड्डा कोई एक काम बता दे जो उन्होंने किसानों के हित में किए हों। तो ओपी धनखड़ इस मौके पर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर भी निशाना साधते नजर आए। साथ ही संगठन के आगे क्या काम होने उसके बारे में भी जानकारी दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124A के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124A के तहत कोई नया मामला दर्ज न किया जाए। केंद्र इस बाबत राज्यों को निर्देशिका जारी करेगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि जो लंबित मामले हैं उन पर यथास्थिति रखी जाए। साथ ही कोर्ट ने इसके अलावा ये भी कहा कि जिनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमे चल रहे हैं वो इसी आरोप में जेल में बंद हैं, वो जमानत के लिए समुचित अदालतों में अर्जी दाखिल कर सकते हैं। अब इस मामले की सुनवाई जुलाई के 3रे हफ्ते में होगी। कई सरकारों ने इसे सियासी औजार समझा और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक आज अहम ऑर्डर पास किए कि आज के बाद कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ राजद्रोह का गुनाह रजिस्टर नहीं कर सकती।
इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि सरकार ने राजद्रोह पर पुनर्विचार और उसकी पुनः जांच कराने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वो राजद्रोह कानून की धारा 124A की वैधता पर फिर से विचार करेगी, लिहाजा इसकी वैधता की समीक्षा किए जाने तक इस मामले पर सुनवाई न की जाए। लेकिन कोर्ट ने केंद्र के इस पक्ष को नहीं माना और कानून पर रोक लगा दी। राजद्रोह कानून जिसका उपयोग कई राज्य सरकारें बड़े जोर शोर से करते हुए नजर आई, उसको लेकर अब यह फैसला कि आगे राजद्रोह कानून का उपयोग अभी नहीं होगा। देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ इसमें और निर्णय आते हैं। वहीं चंपावत सीट से चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में यूपी के सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर जैसे कई बड़े नाम हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस सीट पर 31 मई को चुनाव होना है। चुनाव की तारीख करीब आता देख बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की अपनी सूची जारी कर दी है। इस सूची में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, अजय भट्ट, उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, धामी कैबिनेट के सभी मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने जिन 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों को प्रचार के लिए मैदान में उतारने का फैसला किया है, उनमें तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा और रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी शामिल है। पोखरियाल ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए पिछले साल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था। पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्य के सभी मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, प्रेमचंद्र अग्रवाल, चंदन राम दास अलग अलग चुनावी रैलियों को संबोधित करते नजर आएंगे और सीएम के समर्थन में वोट मांगेंगे। आपको बता दें कि 14 फरवरी को हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से हार का मुंह देखना पड़ा था। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गर्मियों की छुट्टी को लेकर हरियाणा सरकार का आदेश आया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा शिक्षा विभाग का यह बड़ा फैसला देखने को मिला है। गर्मी की छुट्टियों को लेकर ये कहा है कि गर्मियों की छुट्टी में ऑनलाइन कक्षाएं लगेंगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1 जून से 30 जून तक ये कक्षाएं लगेंगी, लेकिन ऑनलाइन तरीके से, क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ये बड़ा फैसला लिया गया। 10वीं 12वीं के छात्रों को टैबलेट के जरिए शिक्षा दी जाएगी। विभाग की ओर से टैबलेट लगातार दिए जा रहे हैं। ये हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि कैसे सरकार इस दिशा में बड़े कदम उठा रहे हैं। हर छात्र तक टैबलेट पहुंच रहा है और इस टैबलेट के जरिए अब बच्चों को ऑनलाइन गर्मियों की छुट्टी में पढ़ाया जाएगा। 1 जून से 30 जून के बीच में ये ऑनलाइन कक्षाएं बच्चों की लगेंगी। हरियाणा शिक्षा विभाग का गर्मी के छुट्टी को लेकर ये बड़ा फैसला देखने को मिला है। 10वीं 12वीं के छात्रों की टैबलेट के जरिए पढ़ाई होगी और ये टैबलेट जो सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं उसमें सिर्फ पढ़ाई स्टडी मटेरियल ही है और उसमें अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाएं लगेंगी। हरियाणा शिक्षा विभाग का ये बड़ा फैसला हम आपको बता रहे हैं। तो अब बात करनाल की, जहां नमस्ते चौक के पास बने बैंक की एक एटीएम मशीन को बदमाश उखाड़ ले गए, जिसमें लाखों का कैश था। हरियाणा के जिले करनाल के नमस्ते चौक के पास एसबीआई बैंक की एक एटीएम मशीन को बदमाशों ने सुबह उखाड़कर अपने साथ ले गए। एटीएम में 20,76,500 रुपए रखे थे, जिसकी जानकारी एसपी करनाल गंगाराम पुनिया ने दी। फिलहाल पुलिस की कई टीम मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस चौकी के एरिया में एक एसबीआई का एटीएम था, उसको अज्ञात व्यक्ति उखाड़ करके ले गए हैं। हमारी टीम वहां पर मौके पे पहुंची है। हम सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट कर रहे हैं। अभी जो बैंक से जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार एटीएम में कुल 20,76,500 रुपये थे। हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज मिली भी है जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई भी दे रहा है। हमने आसपास के जो ज़िले हैं और जहां से हमें डाउट है वहां पर भी हमने वो सीसीटीवी फुटेज और फोटोग्राफ्स भेजे हैं ताकि जांच में हमें सहायता मिल सके और अज्ञात व्यक्ति को पहचान करके उसको जल्दी गिरफ्तार किया जा सके। बदमाशों ने वारदात से पहले सीसीटीवी कैमरों की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। घटना सुबह 3 से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। एटीएम में लाखों रुपए का कैश था। मामले की जानकारी बैंक कर्मियों ने पुलिस को दी। इसके बाद आला अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हिमांशु नारंग, करनाल, खबरें अभी तक। वाकई ये हैरान करने वाला मामला, जिस तरीके से चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है, बदमाश एटीएम उखाड़ कर ही ले गए। उधर परथला की बात करते हैं अब, जहां के जटोला गांव में घर से बाइक पर ड्यूटी पर जा रहे सिक्योरिटी गार्ड पर 11,000 हाई वोल्टेज की तार टूटकर गिर गई और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
फरीदाबाद के पृथला के जटोला गांव में घर से बाइक पर ड्यूटी जा रहे एक व्यक्ति के ऊपर 11,000 वोल्टेज की तार टूटकर गिर गई और उसकी करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जटोला ततारपुर असावटी मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पलवल एसडीएम वैशाली सिंह और जिला पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पलवल एसडीएम और बिजली विभाग के एसई जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि परिजनों को उचित मुआवजा और एक सदस्य को योग्यता के आधार पर बिजली विभाग में नौकरी दी जाएगी। साथ ही विभाग के किसी कर्मचारी की इस मामले में लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पार्किंग मार रही थी 2-3 दिन से, देख भी गए थे बिजली वाले। आज सुबह ये लड़का ने ड्यूटी पे जा रहा था सिक्योरिटी में, बाइक से तार टूट के सीधा हाथ पे गिरा है और हाथ एक कट गया बिल्कुल और जल गया पूरी तरह से। हाई टेंशन 11,000 वोल्टेज और अकेला जटौला का रहने वाला है, अकेला लड़का अपने माँ बाप का। तब जाकर परिजनों का गुस्सा शांत हुआ और जाम को खोला गया। अनिल राठी, फरीदाबाद, खबरें अभी तक। बिजली विभाग की ऐसी लापरवाही जो किसी की जान के दुश्मन बन गई। उधर कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, जहां के लाडवा कस्बे में मनदीप हत्याकांड में कोर्ट ने 8 को दोषी करार दिया है और 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जीजा की हत्या करने के मामले में अदालत ने उसके साले समेत 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। व्यक्ति का उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था। इसी के चलते उसके साले ने अपने साथियों के साथ मिलकर तेजधार हथियार से हमला कर उसे मौत की घाट उतार दिया। सरकारी वकील संदीप सिंगला ने बताया कि 1 मई 2019 की रात मुख्य आरोपी धर्मेंद्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने जीजा मनदीप का मर्डर कर दिया। हालांकि मामले में कोई स्वतंत्र गवाह सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कॉल डिटेल में अन्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सभी आरोपियों को सजा सुनाई है। जो मेन मुलजिम था, मेन एक्यूज था, जो उसने अपने जीजा का मर्डर किया था, कोल्ड ब्लड मर्डर, प्लस विद अपने 7 कंपेनियंस के साथ उनको बुला करके कॉल डिटेल्स से जज साहब ने, माननीय जज साहब ने उनका कॉल डिटेल्स बड़े बारीकी से। अदालत ने सभी दोषियों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 3-3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। तो कोर्ट का ये बड़ा फैसला हमने आपको बताया, 8 को दोषी करार दिया गया, 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम का देहांत हो गया। पंडित सुखराम ने बीती रात करीब 1:30 बजे दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम ने दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। मिली जानकारी के मुताबिक पंडित सुखराम को बीती रात फिर से दिल का दौरा पड़ा, जिस कारण उनका देहांत हो गया। इससे पहले 9 मई की रात को भी उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपने दादा के देहांत की जानकारी दी। आश्रय शर्मा ने लिखा, अलविदा दादाजी, अब नहीं बजेगी टेलीफोन की घंटी। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक पंडित सुखराम की पार्थिव शरीर दिल्ली से मंडी लाया जाएगा, जिसमें सलापड़, सुंदरनगर, नाचन और बल सहित मंडी सदर में बड़ी संख्या में लोग पंडित सुखराम को श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर उमड़ेंगे। पंडित सुखराम के पार्थिव देह को अंतिम दर्शनों के लिए मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर रखा जाएगा, जिसके बाद हनुमान घाट स्थित शमशान घाट पर उनका पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। क्योंकि पंडित सुखराम हिमाचल प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक थे, ऐसे में उनके अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में नेताओं के पहुंचने का अनुमान है। पंडित सुखराम का जो निधन हुआ है उसके बाद कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और ऐसे में क्योंकि उन्हें संचार क्रांति का मसीहा कहा जाता था, जिस तरीके से कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कदम उठाए थे, वो वाकई आज उसी का नतीजा है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ।